नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने। आमने सामने में इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनायक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिनके साथ आज हम बहुत ज़मीनी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। ज़मीनी मुद्दे वो मुद्दे जो खासकर हमारे देश में इस समय ज़मीन को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम देखते हैं कि लीगली इतने ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन लोग उन्हें बहुत हल्के में लेके चलते हैं। यानी कि उन मुद्दों को लेकर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट को लेकर लोग प्रोसेस नहीं करते हैं। उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। विनायक जी, सबसे पहला जो प्रश्न होगा मेरा आज आपसे वो यही होगा कि लोग ज़मीन तो खरीदते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होती। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक चीज़ बड़ी फर्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखना होगा कि ये टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है और इसमें क्लियर टाइटल है कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब किसी तीसरे पर्सन का कोई इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है कि नहीं, ताकि वो कहीं बाद में जाके कोई करे क्लेम करे उसमें। सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही इट इज़ वेरी बहुत क्लियर प्रोसेस है। उसमें बेसिकली ओनली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रॉपर्टी में कोई भी थर्ड पार्टी राइट नहीं है और उसका जो टाइटल बिल्कुल क्लियर है। अगर ये चीज़ें एसेंशियल्स अगर आप इसको करते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का हो जाता है। इसमें आपको लॉयर की हेल्प आप ले सकते हैं फॉर अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन आप किस प्रॉपर्टी का कर रहे हो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में आपको बिफोर बाइंग दैट प्रॉपर्टी आपको किसी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या का कोई अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये चीज़ें देख के आपको रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पे प्रोसीड करना पड़ता है। नेक्स्ट जी, हमने एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के बारे में अभी आपने बात की, तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि उपजाऊ ज़मीन बहुत सारी होती हैं जहाँ पर कभी कभी हम देखते हैं कि ना गवर्नमेंट के चाहते हुए और ना लोगों के चाहते हुए भी कभी कभी काम शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए भी या फिर उन चीज़ों पर कितनी काबू करने के लिए क्या प्रोसेस आगे का? देखिए, अंडर द लॉ एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं बन सकता और उसको एग्रीकल्चर लैंड को आप अपना एज अ रेसिडेंस भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और सेकंड चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग आजकल, आपने देखा होगा एक रीसेंट केस जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा में, जो डीएलएफ को लेकर, जिसमें इलीगली एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कराया गया कमर्शियल लैंड में, कमर्शियल लैंड यूज़ में। और वो जो कन्वर्जन हुए वो भी इलीगल तरीके से हुए। उस पर अभी गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाई है और वो देख रही है इसको कि इसमें क्या इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, क्या हुई है। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है जो इंडिया में आजकल हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड को एक इलीगली तरीके से कन्वर्ट किया जाता है टू अ कमर्शियल लैंड। तो इससे हमारा एक तो देश का जो एक एग्रीकल्चर जो लैंड है वो भी एक सिमट रहा है इससे। तो और एक जो गलत तरीके से उसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो बिल्डर हैं वो एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, उसको कन्वर्ट कराते नहीं हैं कमर्शियल में, और उससे पहले ही वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उन फ्लैट्स को वो बेच देते हैं टू कंज्यूमर। और उस सिचुएशन में कि आपने अभी तक लैंड यूज़ कन्वर्ट नहीं किया है और कंज्यूमर ने ऑलरेडी उसमें पैसे लगा दिए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो फंसता है वो कंज्यूमर फंसता है। और कंज्यूमर के पास फिर कोई रेमेडी नहीं होती, जिसने अपना बिल्कुल जो हार्ड एंड मनी जो मिडिल क्लास लगाती है और जो फॉर बाइंग अ हाउस वो लगा देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, बिफोर बाइंग एनी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका आप पहले ये देखिए कि इसका टाइटल कहाँ पे बिलोंग करता है, इसके ये लैंड क्या, इसका लैंड यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फिर उसमें क्या अप्रूवल्स चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप कंज्यूमर को ये देखना पड़ता है। अगर कहीं पे भी कोई ज़मीन आप खरीदते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी डिटेल्स आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो यू शुड कंसल्ट टू एनी लॉयर,
जहां से आप इन चीज़ों को उठा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर जाना चाहूँगी, क्योंकि हमने कंज्यूमर की बात की, तो एक बायर के जो राइट्स होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि वो उन्हें पता ही नहीं होते, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता होता, तो वो चीज़ें उन तक कैसे पहुँचाई जाए या कैसे उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है, फैलाया जा सकता है? जी, देखिए, एक ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एक एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर अगर कोई भी बायर को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, या अगर पोजेशन नहीं दिया, या लैंड में अप्रूवल नहीं है और उनको वो खरीदना पड़ा, तो उसके लिए वो कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल कमीशन में, सो उसमें वो बायर के अगेंस्ट और बिल्डर के अगेंस्ट बायर केस कर सकता है। और कोर्ट उसमें ऑलरेडी अभी कोर्ट बहुत से रिलीफ प्रोवाइड कर रही है बायर्स को, कि बायर अगर वो उनको पोजेशन नहीं मिला है किसी लैंड का, किसी प्लॉट का या किसी रेजिडेंशियल फ्लैट का, तो उसमें वो बायर कैन अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट, और कंज्यूमर कोर्ट उसमें रिलीफ दे रहा है आजकल। और अभी उन्होंने एक रीसेंट एक केस है जिसमें कोर्ट ने 12% इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा उनका बायर का रिफंड किया है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि बिल्डर्स की हम अभी बात कर रहे थे, जैसे हमने एग्रीकल्चर लैंड की बात की, तो उसी तरह से बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी पर्सनल इश्यूज भी उनमें बाद में निकल के आते हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों की हेल्प के लिए या फिर उन लोगों के सहयोग के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं लीगली, ताकि वो इस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले पाएँ। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर लैंड पे हैं, आपने अपना घर बनाया है और वो लैंड आपको बिलोंग करती है, और अगर कोई बिल्डर आके वो इंक्रोच करता है उस लैंड पे, उसमें तो आपके पास लॉ में रेमेडीज़ हैं, जिसमें आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिसमें आप बिल्डर को रोक सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन को करने से, तो कोर्ट से आप स्टे ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं ट्रेसपासिंग का अगेंस्ट द बिल्डर, कि अगर ऐसा किया है तो आपके पास दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लॉज हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। कोर्ट में केस 10-10 साल तक चलता रहता है, तो अल्टीमेटली जो विक्टिम है वो और सफ़र करता है। तो लॉज हैं, मैकेनिज़्म प्लेस है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी हमारे लॉज भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, तभी लॉ फियरिंग होंगे, तभी ये एनक्रोचमेंट नहीं होंगी, तभी दूसरे का किसी के लैंड में आप एनक्रोच नहीं करोगे, कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। लेकिन इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम कैसे चेंज कर सकते, क्योंकि देखिए लॉ बनते हैं, हम आज भी जानते हैं कि हर चीज़ के लिए एक लॉ हमारे यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए शायद भारत में लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा लचीला और बहुत ऊपर स्थान दिया जाता है, लेकिन वो लचीलापन हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है कभी कभी, तो उसके बारे में। जी, देखिए, जो प्रोसेस है वो है, देयर इज ऑलरेडी अ प्रोसेस, लेकिन आजकल जो कोर्ट हैं वो बहुत बर्डन हो गए हैं, और जो नंबर ऑफ जजेस हैं पर पॉपुलेशन के रेशियो से अगर आप देखें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो जजेस होने चाहिए वो अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो ये अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है अपॉइंटमेंट करवाने की और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की, कि जुडिशल कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि ताकि इतने जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो उसको सॉल्व कर सकें। इसीलिए आप हर केस में आप देखते होंगे कि मिनिमम पीरियड किसी सिविल कोर्ट में आप जाओ या किसी क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, इवन आजकल कंज्यूमर कोर्ट में आप जाइए तो 5 साल 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। तो उसमें वर्स्ट सफ़रर कौन होता है? जो ऑलरेडी जिसने सफ़र किया हुआ है, और जो बिल्डर्स हैं और जिन्होंने एनक्रोचमेंट करी है वो बस एक महंगा लॉयर रख के वो एक केस को आगे चलाते रहते हैं। तो आपके जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जो लॉ हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और उनको ये करना होगा कि उनको जजेस की नियुक्ति करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की नियुक्ति करनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे हिंदुस्तान में, ताकि लॉ
आप इम्प्लीमेंट कर सको। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ और है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास आज भी ऐसी हैं जिनके बारे में आई थिंक प्रॉपरली रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता, और वहाँ पर लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। अब सडनली अगर उन केसेस में कोई एक दूसरे पर या कोई केस कर देता है किसी पर्सनल इशू को लेकर या फिर कभी कभी किन्हीं और चीज़ों को लेकर, तो उस समय भी यही होता है कि वहाँ जो लोग रह रहे होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली गवर्नमेंट के सारे रूल्स अलाउ मतलब शुरू हो जाते हैं अलाउ होने, और फिर उसके बाद बहुत तकलीफ भी फिर उसे करनी पड़ती है जो विक्टिम है। जी, ये बिल्कुल सिमिलर केस अभी जो चल रहा है वो बैंगलोर में ये चल रहा है केस, जिसमें बिल्डर्स ने एक लैंड जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी उसमें उन्होंने डेवलपमेंट करी, फ्लैट्स बनाए और कंज्यूमर्स को बेच दिए। कंज्यूमर्स ने बिना इन्वेस्टिगेट करे कि ये लैंड किसको बिलोंग करती है उन्होंने ये उसमें पैसा लगा दिया। अब जो है गवर्नमेंट अब रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है अपने, और वो उन स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर रही है, लेकिन आपके पास कोई अंडर लॉ रेमेडी नहीं है कि उस बायर को उसके पैसे वापस मिल सकें, क्योंकि उसका चीटिंग उसको जो हुई है, जो जिस लैंड में उसको जो लैंड और जो जो गवर्नमेंट की बिलोंग थी उस पर उसने पैसा लगाया, जिसको मिस रिप्रेजेंटेशन और चीटिंग से उनके पैसे लिए गए। अब उनके पास कोई रेमेडी नहीं है इस पैसे को वापस लाने के लिए, तो गवर्नमेंट को इसमें भी देखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर गवर्नमेंट को अभी भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन जब तक वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे या फिर जब तक उन्हें कागज़ों से ऊपर नहीं उतारा जाएगा, यानी कि जो हकीकत में नहीं देखने को मिलेंगे, तब तक वो लॉज सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह जाएंगे। तो ज़रूरी है उन चीज़ों को सामने लाया जाए और जितना हो सके लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि आज भी बहुत सारे केसेस हैं जो फाइल में बंद होकर ही बंद रह जाते हैं। आज के आमने सामने के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे को लेकर।